राजनीतिक सिद्धांत एवं पाश्चात्य भारतीय विचारक। खंड लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में उत्तर व्यवहारवाद के उदय के दो कारण बताइए। उत्तर उत्तर व्यवहारवाद का विकास 1960 के दशक के उत्तरार्ध में व्यवहारवाद की सीमाओं के विरुद्ध हुआ। इसके प्रमुख कारण थे 1। तथ्य और मूल्य का अलगाव। व्यवहारवाद ने मूल्य निरपेक्षता पर अत्यधिक जोर दिया, जिससे राजनीतिक अध्ययन की नैतिक एवं सामाजिक उपयोगिता कम हुई। टा सामाजिक प्रासंगिकता का अभाव। वियतनाम युद्ध, नस्लीय संघर्ष, परमाणु खतरे और सामाजिक आंदोलनों जैसी तत्कालीन समस्याओं के समाधान में व्यवहारवादी अध्ययन पर्याप्त रूप से उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। डेविड एस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को राजनीतिक विज्ञान को अधिक प्रासंगिक एवं क्रियाशील बनाने का प्रयास माना। जे.एस. मिल के हानि सिद्धांत को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उत्तर जे.एस. मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी 1859 में स्वतंत्रता की सीमा निर्धारित करने के लिए हानि सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार किसी सभ्य समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बलपूर्वक प्रतिबंध तभी लगाया जा सकता है जब उसके कार्य से दूसरों को वास्तविक हानि पहुंचने की संभावना हो। मिल ने व्यक्ति के स्व संबंधी कार्यों और पर संबंधी कार्यों में अंतर किया। जिन कार्यों का प्रभाव मुख्यतः व्यक्ति स्वयं तक सीमित है, उनमें राज्य को सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। निष्कर्ष। मिल का हानि सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित के बीच संतुलन स्थापित करता है। महात्मा गांधी के न्यासिता सिद्धांत का मूल अर्थ क्या है? उत्तर गांधी जी का न्यासिता सिद्ध आर्थिक असमानता को अहिंसक ढंग से कम करने का प्रयास था। गांधी के अनुसार संपत्ति के धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति को केवल निजी अधिकार की वस्तु न मानकर समाज की धरोहर समझें और उसके न्यासी के रूप में उसका उपयोग करें। धनवान व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन अतिरिक्त संपत्ति का उपयोग समाज के कल्याण और वंचित वर्गों के हित में किया जाना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी ने पूंजी और श्रम के संघर्ष का समाधान अहिंसा, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खोजने का प्रयास किया। खंड मध्यम उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न ज संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। उत्तर संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का विकास जॉन एस्टिन के एकत्ववादी सिद्धांत की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। एच.जे. लास्की, जी.डी.एच. कोल और मैकाइवर इसके प्रमुख समर्थकों में माने जाते हैं। एस्टिन के अनुसार राज्य में एक निश्चित सर्वोच्च सत्ता होती है, जबकि बहुलवादी विचारक राज्य को समाज का एकमात्र सर्वोच्च संगठन मानने का विरोध करते हैं। उनके अनुसार परिवार, धार्मिक संगठन, ट्रेड यूनियन, व्यावसायिक संगठन तथा अन्य सामाजिक संघ भी वास्तविक सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण सत्ता केंद्र हैं। बहुलवादियों ने राज्य की सत्ता को सीमित एवं विकेंद्रित करने पर बल दिया। उनके अनुसार सामाजिक संघों की अपनी स्वायत्तता होती है और राज्य को उनका अस्तित्व समाप्त करने वाला सर्वशक्तिमान संगठन नहीं माना जाना चाहिए। आलोचना बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा गया कि आधुनिक राज्य में विभिन्न संघों के बीच संघर्ष की स्थिति में अंतिम निर्णय देने वाली को ही सर्वोच्च सत्ता आवश्यक है। यदि राज्य की सर्वोच्चता को पूरी तरह नकार दिया जाए तो कानून व्यवस्था तथा राजनीतिक एकता प्रभावित हो सकती है। निष्कर्ष। बहुलवाद राज्य की निरंकुशता को सीमित करने तथा सामाजिक संघों की स्वायत्तता की रक्षा में महत्वपूर्ण है, लेकिन आधुनिक राज्य में कानून एवं व्यवस्था के लिए राज्य की सर्वोच्च संवैधानिक भूमिका को पूरी तरह नकारना कठिन है। प्रश्न बाय अरस्तु के क्रांति के सिद्धांत के मुख्य कारणों और उन्हें रोकने के उपायों की विवेचना कीजिए। उत्तर अरस्तु ने पॉलिटिक्स में क्रांतियों के कारणों और उन्हें रोकने के उपायों का विस्तृत विश्लेषण किया। उनके लिए क्रांति केवल हिंसक विद्रोह नहीं थी, बल्कि शासन व्यवस्था या संविधान में होने वाला महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हो सकता था। क्रांति के प्रमुख कारण असमानता और अन्याय की भावना। अरस्तु ने इसे क्रांति का प्रमुख कारण माना। जब किसी वर्ग को लगता है कि उसे उसके योग्य सम्मान या अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो असंतोष उत्पन्न होता है। डू राजनीतिक एवं आर्थिक असमानता, धन और सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण असंतोष को बढ़ाता है। थी शासकों का अहंकार। शासकों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग और मनमाना व्यवहार क्रांति को जन्म दे सकता है। भय एवं प्रतिशोध।
शासक और विरोधी वर्ग एक दूसरे से भयभीत होकर संघर्ष की स्थिति पैदा कर सकते हैं। 5 भ्रष्टाचार एवं स्वार्थ। शासकों द्वारा निजी हितों के लिए सार्वजनिक सत्ता का प्रयोग भी असंतोष का कारण है। क्रांति रोकने के उपाय। कानून का कठोर एवं निष्पक्ष पालन। अत्यधिक आर्थिक एवं राजनीतिक असमानता को कम करना। मध्यम वर्ग को मजबूत करना। शासकों को संवैधानिक सीमाओं में रखना। नागरिकों में संविधान एवं राज्य के प्रति निष्ठा विकसित करना। छोटे छोटे संस्थागत उल्लंघनों को भी गंभीरता से लेना। निष्कर्ष। अरस्तु के अनुसार स्थिर राजनीतिक व्यवस्था के लिए मध्यम वर्ग की मजबूती, कानून का शासन और संतुलित संविधान अत्यंत आवश्यक हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 6। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत कोई कानूनी अवधारणा नहीं है, बल्कि एक नैतिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। उत्तर। प्लेटो की प्रसिद्ध कृति द रिपब्लिक का केंद्रीय विषय न्याय है। प्लेटो ने न्याय को केवल कानून के पालन या न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे व्यक्ति और राज्य दोनों के नैतिक एवं आंतरिक सामंजस्य से जोड़ा। मनोवैज्ञानिक आधार। प्लेटो ने मानव आत्मा को 3 तत्वों में विभाजित किया। 1 बुद्ध रीजन, इसका संबंध विवेक और ध्यान से है। 2 साहस स्पिरिट, इसका संबंध वीरता और आत्मसम्मान से है। 3 तृष्णा एपेटाइट, इसका संबंध भौतिक इच्छाओं से है। इनके अनुरूप आदर्श राज्य में 3 वर्ग माने गए: शासक वर्ग, बुद्धि, सैनिक रक्षक वर्ग, साहस, उत्पादक वर्ग, इच्छाएं एवं भौतिक आवश्यकताएं। नैतिक आधार। प्लेटो के अनुसार न्याय तब स्थापित होता है जब प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग अपना उचित कार्य करता है तथा दूसरे के कार्य में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करता। इस प्रकार न्याय सामाजिक समन्वय और कार्य विभाजन पर आधारित है। व्यक्ति के स्तर पर भी न्याय का अर्थ आत्मा के तीनों तत्वों के बीच उचित सामंजस्य है, जिसमें बुद्धि का मार्गदर्शन सर्वोच्च होता है। कानूनी न्याय से भिन्नता आधुनिक अर्थ में न्याय अधिकारों, कानूनों, न्यायालयों और विधिक उपचारों से जोड़ा जाता है। प्लेटो का न्याय इससे व्यापक है। उसका केंद्र नैतिक चरित्र, कर्तव्य, आत्मसंयम और सामाजिक सामंजस्य है। हालांकि ये कहना उचित नहीं होगा कि प्लेटो के विचार में कानून का कोई स्थान नहीं है। द रिपब्लिक में उसका मुख्य जोर न्यायपूर्ण व्यवस्था और नागरिकों के उचित आचरण पर है। बाद की कृति द लॉज में उसने कानून की भूमिका को और अधिक महत्व दिया। निष्कर्ष। प्लेटो का न्याय आधुनिक विधिक न्याय की तुलना में मूलतः नैतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सामंजस्य की अवधारणा है। उसका उद्देश्य केवल कानून का पालन कराना नहीं, बल्कि व्यक्ति और राज्य दोनों में उचित व्यवस्था स्थापित करना है। भाग 2। भारतीय राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। खंड लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 7। भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अनुच्छेद डी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। अनुच्छेद ड मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रमुख रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। डॉ बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 3 डा को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इस प्रकार अनुच्छेद 3 डी मौलिक अधिकारों को केवल कागजी अधिकार न रखकर उनका न्यायिक संरक्षण सुनिश्चित करता है। प्रश्न 8। भारतीय शासन व्यवस्था में न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं? उत्तर। न्यायिक सक्रियता से आशय न्यायपालिका संविधान और मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्या करते हुए शासन के अन्य अंगों की निष्क्रियता या संवैधानिक दायित्वों की उपेक्षा की स्थिति में सक्रिय भूमिका निभाने से है। भारत में जनहित याचिका ने न्यायिक सक्रियता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने पर्यावरण, बंदी अधिकार, श्रमिक अधिकार, लैंगिक न्याय और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। न्यायिक सक्रियता का उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है, किंतु इसकी सीमा न्यायिक अतिक्रमण, जुडिशियल ओवररीच से जुड़ती है, जब न्यायपालिका नीति निर्माण के क्षेत्र में अत्यधिक हस्तक्षेप करने लगे। अतः न्यायिक सक्रियता संवैधानिक संरक्षण का महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसे शक्तियों के पृथक्करण और संवैधानिक सीमाओं के अनुरूप रहना चाहिए।
प्रश्न 9। भारत की विदेश नीति के पंचशील सिद्धांत के कोई 3 मुख्य बिंदु लिखिए। उत्तर, भारत और चीन के बीच मन्नाचिसेर के समझौते के संदर्भ में पंचशील के 5 सिद्धांत सामने आए। इनमें से 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। अन, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान। 2, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। अन्य 2 सिद्धांत हैं। से, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण न करना। पंड, समानता और पारस्परिक लाभ। पंचशील ने भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, संप्रभु समानता और हस्तक्षेप की भावना को अभिव्यक्त किया। खंड ब, मध्यम उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न ड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के बदलते आयामों की विवेचना कीजिए। उत्तर, अनुच्छेद 2 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। प्रारंभिक दौर में ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य में इसकी अपेक्षाकृत संकीर्ण व्याख्या की गई। बाद में मेनका गांधी बनाम भारत संघ हॉफुन ने अनुच्छेद बॉन्ड की व्याख्या में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित और गैर मनमानी होनी चाहिए तथा अनुच्छेद 9 और 80 परस्पर संबंधित हैं। न्यायपालिका ने अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जीवन को केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं रखा। इसके अंतर्गत मानवीय गरिमा के साथ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, निःशुल्क कानूनी सहायता तथा निजता जैसे अधिकारों को संरक्षण मिला। केसस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार माना। निष्कर्ष, अनुच्छेद 2 की न्यायिक व्याख्या ने इसे भारतीय संविधान के सबसे व्यापक और गतिशील मौलिक अधिकारों में बदल दिया है। प्रश्न, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाले विवादों का परीक्षण कीजिए। उत्तर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है, किंतु संविधान द्वारा निर्धारित कुछ परिस्थितियों में उसे विवेक का प्रयोग करना पड़ सकता है। विवाद के प्रमुख क्षेत्र। त्रिशंकु विधानसभा चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री को आमंत्रित करने में राज्यपाल की भूमिका विवाद का विषय बनती है। अनुच्छेद 56, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजने की राज्यपाल की भूमिका पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं। 3, विधेयकों पर निर्णय। राज्यपाल द्वारा विधेयकों को स्वीकृति देना, पुनर्विचार के लिए लौटाना या राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना भी केंद्र राज्य तनाव का कारण बन सकता है। 4, विश्वविद्यालय एवं अन्य संवैधानिक भूमिकाएं। कुछ राज्यों में राज्यपाल की अन्य वैधानिक भूमिकाओं को लेकर भी राज्य सरकारों के साथ मतभेद उत्पन्न होते हैं। एस बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के निर्णय ने अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर महत्वपूर्ण संवैधानिक नियंत्रण स्थापित किया। सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली को अधिक निष्पक्ष बनाने पर बल दिया। निष्कर्ष, राज्यपाल को राजनीतिक संघर्ष का पक्ष बनने के बजाय संवैधानिक प्रमुख और संघीय संतुलन के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। खंडस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न द्वैव। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जरीवेन और सेवरी चीजेवेन संविधान संशोधन के महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्या इसने जमीनी लोकतंत्र को मजबूत किया है? उत्तर, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करने के लिए 22वें और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 अत्यंत महत्वपूर्ण है। 73वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं तथा 77वें संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक आधार प्रदान किया। 77वें संशोधन की प्रमुख विशेषताएं, इसके द्वारा संविधान में भाग 22 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज संस्थाओं के लिए सामान्यतः त्रिस्तरीय व्यवस्था, नियमित चुनाव, 5 वर्षीय कार्यकाल, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की गई। 77वें संशोधन का महत्व इसके द्वारा भाग 21 और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा नगर पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम जैसे नगरीय निकायों को संवैधानिक आधार मिला। लोकतांत्रिक उपलब्धियां। राजनीतिक भागीदारी
सत्ता को स्थानीय स्तर तक पहुंचाने में मदद मिली। महिला सशक्तिकरण। संविधान ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण सुनिश्चित किया। कई राज्यों ने इससे अधिक आरक्षण भी दिया है। कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई। सैन नियमित चुनाव। स्थानीय लोकतंत्र को संस्थागत स्थायित्व मिला। ग्राम सभा। स्थानीय स्तर पर नागरिक भागीदारी का संवैधानिक आधार मजबूत हुआ। प्रमुख चुनौतियां। स्थानीय निकायों को वास्तविक रूप से प्रभावी बनाने में फंक्शंस, फंड्स और फंक्शनरीज का पर्याप्त हस्तांतरण अभी भी चुनौती है। कई स्थानों पर वित्तीय निर्भरता, प्रशासनिक नियंत्रण और सीमित स्थानीय क्षमता उनकी स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं। महिला प्रतिनिधित्व बढ़ने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा निर्णय लेने की समस्या भी देखी जाती है। निष्कर्ष। सरित्रीवेन और सविटाज़में संशोधनों ने भारतीय लोकतंत्र को संसद और विधानसभाओं से आगे स्थानीय स्तर तक पहुंचाने की ऐतिहासिक संवैधानिक नींव रखी है। इनकी वास्तविक सफलता के लिए स्थानीय निकायों को पर्याप्त कार्य, वित्त और प्रशासनिक अधिकार देना आवश्यक है।